गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपकी बुक फ्लेमिंगो से 7th चैप्टर द इंटरव्यू इसकी स्टडी कर रहे थे। पार्ट 1 इसका क्लियर कर दिया हाफ लेसन के रूप में। आज जो रिमेनिंग पार्ट है, आधा शेष बचा हुआ लेसन, उसको पार्ट 2 में हम क्लियर करने वाले हैं। द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का लिखा हुआ ये लेसन। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने कहा था कि इंटरव्यू के बारे में लोगों की अलग अलग राय है और इस इंटरव्यू का आविष्कार ये पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है इस चीज़ को। पार्ट 1 में क्लियर कर रहा हूँ, और किसी ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा हो तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि इंटरव्यू का जो आविष्कार है 130 वर्ष या उससे कुछ ज़्यादा समय पहले ही हुआ है, और हमने अमूमन बहुत से लोगों के इंटरव्यू को पढ़ा है और कई लोगों जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बारे में हमने चर्चा की है। यहाँ पे कई लेखकों की राय जानी है कि इंटरव्यू का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि वीएस नायपॉल ने बताया था कि इंटरव्यू एक व्यक्ति को घायल कर देता है, जैसा कि लुइस कैरोल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा, उनको इंटरव्यू लेने वालों से बड़ा भय लगता था, उनको कभी आनंद नहीं आया इंटरव्यू देने में। और सबसे बड़ी बात जो कही थी रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं वो एक तरीके से आक्रमण कर देते हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर। और खुद किपलिंग ने फिर मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया, ये हमने पार्ट 1 में जाना था। H.G. वेल्स ने भी अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देना एक डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन की तरह से है, कठिन परीक्षा के जैसे है इंटरव्यू देना। और शॉल बिलो जिन्होंने बहुत बार अपनी लाइफ टाइम में इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया जिन्होंने, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि साक्षात्कार देना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि श्वास नली पर किसी ने अंगूठा रख दिया हो और गले को दबा दिया हो। तो इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे अलग अलग विचार राइटर्स ने यहाँ दिए हैं। पार्ट 1 में हमने ये सब कुछ क्लियर किया था। आज पार्ट 2 की स्टडी हम करने वाले हैं। पार्ट 2 की स्टडी जहाँ पे हाफ लेसन यहाँ से हमारा होगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि फ्लेमिंगो की सारी पोएम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फ्लेमिंगो का ये 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज केवल एक चैप्टर रह जाएगा। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी और आपकी सेकंड बुक विस्टस के भी आधे से ज़्यादा लेसन्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। तो अम्बर्टो इको एक स्कॉलर हैं, विद्वान हैं और राइटर भी हैं। वो कहते हैं आई एम अ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कॉलेज में पढ़ाता हूँ। हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, और मैं वो व्यक्ति हूँ जो रविवार को, जब खाली दिन होता है मेरा, जब कोई काम नहीं होता मुझे, उस दिन मैं उपन्यास लिखता हूँ। तो ये कथन है अम्बर्टो इको का। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। जो नीचे दिया हुआ जो अंश है, एक्सट्रैक्ट है, वो एक साक्षात्कार से है, और वो साक्षात्कार लिया गया था, अम्बर्टो इको का साक्षात्कार लिया गया, और उस साक्षात्कार पे ही बेस्ड है नीचे दिया हुआ जो अंश है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। साक्षात्कार लेने वाले जो हैं, साक्षात्कार जो ले रहे हैं इंटरव्यूअर, संवाददाता के रूप में साक्षात्कार लेने वाले, उनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन, और वो द हिंदू मैगजीन की तरफ से, द हिंदू समाचार पत्र जो मैगजीन होती है उसकी तरफ से इंटरव्यू ले रहे हैं अम्बर्टो इको का। तो इंटरव्यूअर तो यहाँ पे मुकुंद पद्मनाभन है, साक्षात्कार लेने वाले, और साक्षात्कार देने वाले इंटरव्यूई यहाँ पे कौन है? अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretations, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. अम्बर्टो इको के बारे में जानते हैं वो कौन है? अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर हैं, एक टीचर हैं वो, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर हैं
हैड ऑलरेडी अक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रिपुटेशन, उन्होंने प्राप्त कर ली थी, पहले से ही प्राप्त कर ली थी अ फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन्स बहुत बड़ी, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, फॉर्मिडेबल, रेपुटेशन, बहुत बड़ी लोकप्रियता पहले से ही प्राप्त कर ली थी उन्होंने। एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज़, एक विद्वान के रूप में, क्योंकि जो उनके विचार थे, फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सीमियोटिक्स, सीमियोटिक्स पर जो उनके विचार थे, उन विचारों की वजह से उनको प्रसिद्धि पहले ही मिल चुकी थी। और सीमियोटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ साइंस, संकेतों का अध्ययन करने, संकेतों का अध्ययन करने का एक नोवेल लिखा था इन्होंने, इनको पहले ही उस पर प्रसिद्धि मिल चुकी थी। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्याकार के रूप में भी इनको प्रसिद्धि पहले ही मिल चुकी थी। एंड मेडिवियल एस्थेटिक्स, और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र के रूप में इनको पहले ही प्रसिद्धि मिल चुकी थी। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, इससे पहले कि वो उपन्यास लिखने लगे, उपन्यास लिखना प्रारंभ करने से पहले ही कई रूपों में उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। तो एक विद्वान के रूप में, विद्वान जो कि स्टडी ऑफ साइंस, संकेतों का जो अध्ययन करते हैं, साहित्यिक व्याख्याकार थे, मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र की रचनाएं की हैं इन्होंने। तो लेखन कला से जुड़ने से पहले ये ऐसी लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे जिस लोकप्रियता को प्राप्त करना फॉर्मिडेबल है, बड़ा कठिन है। लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक उपन्यास, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, his written output is staggeringly large and wide ranging. लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक उपन्यास, एकेडमिक टेक्स्ट, किताबें लिखी इन्होंने एकेडमिक स्कूल्स के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए किताबें लिखी। एसेज, निबंध लिखे। चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों के लिए किताबें लिखी। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अखबारों में लेख दिए इन्होंने। हिज रिटन आउटपुट, उनका जो लेखन आउटपुट है, जो लेखन उनका उत्पादन है, जो लेखन कार्य है, इज स्टैगरिंगली, स्टैगरिंग मीन्स आश्चर्यजनक रूप से, स्टैगरिंगली, सरप्राइजिंगली लार्ज, बहुत विशाल है उनका लेखन कार्य। एंड वाइड रेंजिंग, और अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग व्यापक विस्तृत क्षेत्र से संबंधित है उनका लेखन कार्य। तो उनका लेखन कार्य आश्चर्यजनक रूप से बड़ा विशाल है, और विशाल होने के साथ साथ अलग अलग विषयों से उनका लेखन कार्य संबंधित है। इन 1980 में ही अक्वायर्ड, उन्होंने प्राप्त कर लिया था, 1980 में उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ही अक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, उन्होंने समकक्ष हो गए थे, वो समकक्षता प्राप्त कर ली थी। इक्विवेलेंट में समकक्ष, वो समकक्ष हो गए थे ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, जो सुपरस्टार होता है, और इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक दृष्टि से, बुद्धिमानी की दृष्टि से जो सुपरस्टार होता है, उस सुपरस्टार होने के समकक्ष हो गए थे वो, मतलब इंटेलेक्चुअल रूप से सुपरस्टार हो गए थे 1980s में। किसके साथ? विद द पब्लिकेशन, जब उन्होंने प्रकाशित किया द नेम ऑफ द रोज, जब उन्होंने एक उपन्यास जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज प्रकाशित किया, तो वो बौद्धिक रूप से सुपरस्टार हो गए थे 1980s में। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, और इससे क्या हुआ? विच सोल्ड, और इस जो उपन्यास लिखा, इस उपन्यास की बिक्री हुई मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ कॉपी से ज़्यादा बिकी, 1 करोड़ प्रति बिकी उनकी नॉवेल की द नेम ऑफ द रोज, तो 1980 में। और उन्होंने इस पब्लिकेशन के साथ ही सुपरस्टारडम, बौद्धिक दृष्टि से सुपरस्टारडम का खिताब इन्होंने अपना कर लिया था। मुकुंद उनसे प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे देखिए ये इंटरव्यूअर हैं और अम्बर्टो इको इंटरव्यूई हैं। तो मुकुंद प्रश्न पूछ रहे हैं, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, कि एक अंग्रेज उपन्यासकार हैं एंड एकेडमिक, और विद्वान भी हैं। एकेडमिक मीन्स विद्वान, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। डेविड लॉज, तो उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज उपन्यासकार और एक विद्वान है डेविड लॉज, उन्होंने टिप्पणी की थी, और उन्होंने टिप्पणी में क्या कहा कि आई कांट अंडरस्टैंड, कि मैं नहीं समझ पाता हूं, हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज, कि एक व्यक्ति
अलग अलग चीज़ों को कैसे कर सकता है, ऑल द थिंग्स, कि सभी चीज़ों को एक साथ कैसे कर सकता है। तो ये प्रश्न पूछा मुकुंद ने उनसे कि एक बार इंग्लिश नॉवेलिस्ट या विद्वान व्यक्ति डेविड लॉज, उन्होंने टिप्पणी की थी तुम्हारे ऊपर कि मेरी समझ में नहीं आता हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स इको डज, कि जिस तरह से इको करता है हर तरीके के काम वो कैसे कर लेता है। तो अम्बर्टो इको जो इंटरव्यूई हैं वो जवाब देते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, हो सकता है मैंने प्रभाव डाल दिया हो, इम्प्रेशन मैंने प्रभाव डाल दिया हो उनके ऊपर, उनके मस्तिष्क के ऊपर। तो वो कह रहे हैं डेविड लॉज के ऊपर मैंने प्रभाव डाल दिया होगा मेरे कार्यों ने, ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कई कार्यों को मैं करता हूं तो मेरे कार्यों के करने से वो प्रभावित हो गए होंगे। बट इन द एंड, लेकिन मैं अंत में कहूं तो आई एम कन्विंस्ड, मैं संतुष्ट हूं, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं तो एक जैसी चीज करता रहता हूं, लेखन से जुड़ा हुआ हूं। उनको जरूर लगता है कि मैं अलग अलग काम करता हूं, लेकिन मैं लेखन से जुड़ा हुआ हूं, मैं तो एक ही जैसी चीज करता हूं। तो मुकुंद उनसे प्रश्न पूछते हैं, विच इज, कि कौन सी चीज है ऐसी जिसको तुम करते हो। अम्बर्टो इको जवाब दे रहे हैं, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कि इसको समझाना बड़ा कठिन है कि मैं कौन सी चीज़ है जिसे मैं करता हूं, इसको समझाना। नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कि इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है कि मैं कौन सी चीज़ करता हूं। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, कि दर्शन के प्रति मेरी रुचि है, दर्शन शास्त्र के प्रति। एंड आई परस्यू दैम, और मैं अपनी रुचियों को पूरा करता हूं थ्रू माई एकेडमिक वर्क, कि जो मैं शिक्षण के लिए कार्य करता हूँ, शिक्षण के लिए जो लेख लिखता हूँ मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, उन कार्यों से और उन लेखों से मैं अपनी दर्शन के प्रति रुचियों को पूरा करता हूँ। एंड माई नोवेल्स, और मैं जो उपन्यास लिखता हूँ उनसे मैं अपनी दार्शनिक रुचियों को पूरा करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं दर्शन शास्त्र के प्रति मेरी रुचि है और मैं इस दर्शन शास्त्र के प्रति अपनी रुचि को पूरा करता हूँ एकेडमिक वर्क से, बच्चों के लिए स्कूल स्तर की और यूनिवर्सिटी लेवल की किताबें लिखता हूं और मैं उपन्यास लिखता हूं। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस, यहां तक बच्चों के लिए जो मेरी किताब होती है, चिल्ड्रन बुक जो होती हैं, वो भी अहिंसा के ऊपर आधारित होती हैं, एंड पीस, और शांति के ऊपर आधारित होती हैं। यू सी, तुम जानते हो, द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, कि जो मेरी किताबें हैं बच्चों के लिए उसी गुच्छे पर आधारित हैं, सेम बंच। और वो गुच्छा है किसका? एथिकल, नैतिकता का, कि मेरी किताबें नैतिकता के गुच्छे पर आधारित हैं, या फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट या दार्शनिक रुचियों पर आधारित होती है मेरी किताबें, चाहे वो छोटे बच्चों की किताब हो, चाहे फिर वो स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल की किताबें जो मैंने लिखी हैं, या मैंने जो नॉवेल्स लिखे हैं साहित्य प्रेमियों के लिए, वो सभी नैतिकता पर आधारित होती हैं या दार्शनिक रुचियों पर आधारित होती हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरे पास एक सीक्रेट है, तो मैं बताना चाहता हूं मैं सीक्रेट को, मेरे पास एक रहस्य है। डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, वॉट विल हैपन, क्या होगा, इफ यू एलिमिनेट, यदि तुम खत्म कर दो, यदि तुम समाप्त कर दो, एलिमिनेट में समाप्त कर देना, कि यदि तुम समाप्त कर दो द एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगहों को, रिक्त स्थान को यदि तुम समाप्त कर दो, फ्रॉम द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से, इस विश्व से, इस ब्रह्मांड से यदि हम रिक्त स्थानों को समाप्त कर दें, तो तुम जानते हो क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, कि सभी जो एटम्स हैं, अणु, उन सभी अणुओं के बीच में से रिक्त स्थानों को समाप्त कर दो। तो वो कह रहे हैं द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो जो ये ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरी मुट्ठी में आ जाए, फिस्ट मीन्स हाथ की मुट्ठी में आ जाए। तो ये ब्रह्मांड, क्योंकि इस ब्रह्मांड में रिक्त स्थान भरे हुए हैं, तो इस रिक्त स्थान को बताएगा आगे, एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से ब्रह्मांड में रिक्त स्थान भरे हुए हैं। और जबकि ये रिक्त स्थान की कोई काम में लेते हैं वो, जैसा कि उन्होंने कहा संडे को मैं राइटिंग करता हूँ, संडे को, पहला ही स्टेटमेंट था कि मैं संडे को उपन्यास लिखता हूँ, तो रिक्त टाइम पे, जहाँ आदमी फ्री बैठता है, उस रिक्त टाइम पे, उस रिक्त टाइम का ये उपयोग करते हैं। सिमिलरली, उसी तरीके से, वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत रिक्त स्थान हैं। आई कॉल दैम इंट्रिसिटीज,
मैं इन रिक्त स्थानों को क्या कहता हूँ, इंट्रीसिटीज़ के नाम से जानता हूँ। इंट्रीसिटीज़ मीन्स रिक्त स्थान। मैं उन खाली स्थानों को, खाली जगह को, जब जैसे कि मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ 2 घंटे से, तो वो जो 2 घंटे का पीरियड है कि मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ 2 घंटे से, तो वो क्या है, इंट्रीसिटी, रिक्त स्थान है वो उसके और मेरे मिलने के बीच में। तो वो कह रहा है कि हमारे जीवन में वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ्स, हमारे जीवन में बहुत से रिक्त स्थान हैं। आई कॉल दैम इंट्रीसिटीज़, मैं उन रिक्त स्थानों को इंट्रीसिटीज़ कहता हूँ। इंट्रीसिटीज़ वही रिक्त स्थान कहता हूँ मैं इनको। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, देखिए मानो कि तुम मेरे घर पे आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, और तुम लिफ्ट से आ रहे हो। एलिवेटर या लिफ्ट से आ रहे हो। एलिवेटर जो अपने आप चलती है वो सीढ़ियाँ, या लिफ्ट जो लिफ्ट अपने आप चलती है, तुम किसी एलिवेटर से मेरे घर पे आ रहे हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंट्रीसिटी, और यही इंट्रीसिटी है, यही रिक्त स्थान है। एन एम्प्टी स्पेस, यही एक रिक्त स्थान है कि तुम ऊपर आ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार में बैठा हूँ मैं तुम्हारे में, और कोई काम नहीं कर रहा हूँ मैं। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं रिक्त स्थानों में काम करता हूँ, इसलिए मैं अलग अलग प्रकार के काम कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अलग अलग प्रकार का लेखन कौशल इसीलिए करता हूँ कि आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं रिक्त स्थानों पर काम करता हूँ, फुर्सत के पलों में काम करता हूँ मैं। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, इंतजार करते हुए कि तुम्हारी जो लिफ्ट है पहली फ्लोर से तीसरी फ्लोर पे आएगी। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, लाफ्स, और वो हंसते हैं कि इतनी देर में तो मैं एक लेख लिख लेता हूँ कि ये इंतजार करूँ कि तुम्हारी जो लिफ्ट है पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पे आएगी, तो इस रिक्त क्षण में मैं, जिसमें लोग इंतजार करते हैं, मैं इतनी देर में एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, और फिर अपनी बात को कहकर वो हंसते हैं। मुकुंद फिर उनसे पूछता है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूअर, नॉट एनीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि हर कोई ये काम नहीं कर सकता, कि रिक्त समय को हर कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये तो तुम हो कि तुम रिक्त समय में काम कर लेते हो। नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, मुकुंद कह रहे हैं कि वास्तव में हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, नॉन फिक्शन मीन्स जो कल्पनाओं पर आधारित ना हो, जो वास्तविक हो, कि जो तुम्हारी अकाल्पनिक बोल रहा हूँ मैं, फिक्शन होता है कल्पना पे आधारित, जिसकी कहानी कल्पना पे हो, जिसके कैरेक्टर कल्पना पे आधारित हो। लेकिन नॉन फिक्शनल कहानी वास्तविक होती है, इसमें कैरेक्टर भी वास्तविक होते हैं। तो योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, कि जो तुम्हारी नॉन फिक्शनल राइटिंग है, जो तुम्हारे उपन्यास हैं, जो तुम्हारे स्कॉलरली वर्क हैं, जो विद्वतापूर्ण जो तुम्हारे लेख हैं, कार्य हैं, हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी, उनमें एक हंसी मजाक की और एक विशेष व्यक्तिगत गुण है तुम्हारे लेखों में। हंसी मजाक का, प्लेफुल मीन्स हंसी मजाक वाली, लाइट टोन है, लाइट सब्जेक्ट मैटर है तुम्हारे उपन्यासों में, तुम्हारे विद्वतापूर्ण लेखों में। प्लेफुल हंसी मजाक वाला विषय वस्तु है, एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और एक विशेष व्यक्तिगत गुण है तुम्हारे वर्क में और तुम्हारे नॉन फिक्शन में। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर, और ये जो गुण है ये एक विशेष अलग कर देता है तुम्हारे लेखन को। फ्रॉम, डिपार्चर मीन्स अलग करना, फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो नियमित एकेडमिक स्टाइल है, जो दूसरे विद्वानों की शैली है। स्टाइल मीन्स शैली, जो दूसरे विद्वानों की शैली है, उस शैली से तुम्हारी शैली बिल्कुल अलग है, क्योंकि तुम्हारी शैली में कुछ व्यक्तिगत विशेष गुण हैं और कुछ फिर लाइट टोन है, एक हल्की प्लेफुल हंसी मजाक वाली टोन है तुम्हारी विषय वस्तु है। और यही चीज़ डिपार्चर, यही अलग करती है तुम्हारे लेखन को। रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो नियमित विद्वानों की जो शैली है, उससे तुम्हारी स्टाइल बिल्कुल अलग है। विच इज़ इनवेरिएबल डीपर्सनलाइज्ड, जो कि इनवेरिएबल मीन्स लगभग, जो लगभग डीपर्सनलाइज्ड है, कि तुम डीपर्सनलाइज्ड, अवैयक्तिक मतलब पर्सनल फीलिंग्स, अपने खुद की भावनाओं को नहीं डालते हो तुम, अपने खुद के विचारों को और खुद के थॉट नहीं होते हैं, खुद के बारे में नहीं लिखते हो तुम, पर्सनल नहीं बनाते हो अपने नॉवल को, व्यक्तिगत नहीं बनाते हो।
विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड, कि जो तुम्हारे लेखन है वो डीपर्सनलाइज्ड होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं, एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और इसीलिए प्राय जो तुम्हारा लेखन है, जो तुम्हारे उपन्यास हैं वो उबाऊ होते हैं और शुष्क होते हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, क्या तुमने जानबूझ करके ये अनौपचारिक तरीका अपनाया है, और या इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू, या अपने आप ही नेचुरली स्वाभाविक रूप से, या स्वाभाविक रूप से ये लेखन शैली तुम्हारे अंदर आ गई है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये अनौपचारिक तरीका जो तुमने अपनाया है, कि व्यक्तिगत अपने खुद के बारे में नहीं लिखते हो तुम नॉवेल्स में, तो ये जो तरीका तुमने अपनाया है ये तुमने जानबूझकर अपनाया है या नेचुरली तुम्हारे अंदर आ गया है, ये मुकुंद ने प्रश्न किया है अम्बर्टो इको। तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, जब मैंने पहली बार प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया था माई फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, मैंने अपना डिसर्टेशन में शोध पत्र, जिसके बारे में शोध करके लिखा गया हो, अनुसंधान करके लिखा गया हो, तो मैंने पीएचडी करते हुए जब मैंने पहली बार इटली में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, वन ऑफ माई प्रोफेसर सैड, मेरे जो प्रोफेसर्स थे मुझे पढ़ाने वाले, उनमें से एक प्रोफेसर ने कहा था, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टन सब्जेक्ट, कि जो विद्वान होते हैं वो सीखते हैं बहुत ज़्यादा एक विशेष विषय के बारे में, एक विशेष विषय जो उनको विषय दिया जाए उस पर शोध करते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीखते हैं वो। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और फिर वो बहुत सारी झूठी कल्पनाएं गढ़ते हैं, काल्पनिक चीज़ों को लिखते हैं, फॉल्स झूठी और काल्पनिक चीज़ों को लिखते हैं। देन दे करेक्ट दैम एट द एंड, और अपने शोध पत्र के अंत में वो अपने आप को सही करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं। दे पुट द कंक्लूजन्स, और अंत में निष्कर्ष देते हैं वो अपने लेखन का। दूसरे विद्वान, यू और तुम ऑन कॉन्ट्रेरी, तुम उनके बिल्कुल विपरीत हो। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने अपनी शोध की कहानी के बारे में बताया। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहाँ तक तुमने अपने जो ट्रायल्स, जो भी तुमने प्रयास किए लिखने के लिए, उन प्रयासों के बारे में बताया, एंड एरर्स, और जो तुमसे गलतियाँ हुई लिखते हुए उन गलतियों के बारे में बताया। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड, और उसी समय उसने पहचान लिया था, आई वॉज राइट, कि मैं सही था। अम्बर्टो इको बता रहे हैं अपने बारे में कि जब हम पीएचडी के लिए अपना डिसर्टेशन शोध पत्र दे रहे थे, तो अधिकांशतः जो स्कॉलर्स होते हैं वो झूठी कल्पनाएं करते हैं विषय के बारे में, और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जबकि प्रोफेसर ने बताया कि तुम अपनी शोध के बारे में कहानी बताते हो, अपने प्रयासों को बताया, तुमने अपनी गलतियों को बताया, और इसके साथ साथ ही एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड, उसने पहचान लिया था प्रोफेसर ने कि आई वॉज राइट, कि मैं सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक विच मीन्ट ही एप्रिसिएटेड मी, और फिर उसने मेरी डिसर्टेशन शोध पत्र को प्रकाशित करवाया, मेरी जो पुस्तक थी उसको प्रकाशित करवाया उस प्रोफेसर ने। इसका मतलब ये था ही एप्रिसिएटेड मी, ही एप्रिसिएटेड इट, कि उसने मेरे शैली की प्रशंसा की थी, जो मेरी लेखन की शैली थी उसकी उसने प्रशंसा की थी। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, उस समय आई वॉज एट द एज ऑफ 22, मेरी 22 साल की उम्र थी। आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि जो हमारी विद्वतापूर्ण जो पुस्तकें होती हैं वो लिखी जानी चाहिए उसी तरीके से, आई हैड डन, जिस तरह से मैंने किया था। बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, अपने शोध की कहानी कहते हुए अपने विद्वतापूर्ण किताबों को लिखा जाना चाहिए। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, और यही कारण है कि जो मेरे निबंध हैं उन निबंधों के अंदर नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, वर्णनात्मक पहलू होता है। मेरे निबंधों के अंदर एक कथा होती है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, और शायद इसीलिए संभवतः मैंने लेखन कला को प्रारंभ किया था। नोवेल्स, उपन्यास लिखना मैंने प्रारंभ किया इसी वजह से। सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, और बहुत
उम्र पे जाके 50 या 50 से थोड़ा मैं कम या ज़्यादा होऊंगा, 50 की उम्र पर मैंने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि मेरा जो लिखने का स्टाइल है संभवतः वो नरेटिव है, वर्णनात्मक है, कथा रूप में लिखता हूं मैं। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेज वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसिस्ट एंड नॉट ए नॉवलिस्ट। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त थे रोलैंड बार्थेज, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा निराश होते थे, हमेशा हताश होते थे, दैट ही वॉज एन एसिस्ट, वो एक निबंधकार थे रोलैंड बार्थेज, एंड नॉट ए नॉवलिस्ट, वो एक उपन्यासकार नहीं थे। तो वो इस चीज़ से हमेशा हताश होते थे। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, और वो रचनात्मक लेखन करना चाहते थे। वन डे और अनदर, किसी दिन वो एक रचनात्मक लेखन करना चाहते थे, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा करने से पहले, रचनात्मक लेखन करने से पहले उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने कभी भी इस प्रकार की हताशा को महसूस नहीं किया। मैं एसेज भी लिखता था, निबंध भी लिखता था और उपन्यास भी लिखता था। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाई एक्सीडेंट, मैंने उपन्यास लिखना संयोग से ही प्रारंभ किया, एक्सीडेंट, आकस्मिक रूप से, संयोग से मैंने उपन्यास लिखना आरंभ किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो कह रहे हैं कि मैंने संयोग से उपन्यास लिखना आरंभ किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, एंड सो आई स्टार्टेड, और इसलिए मैंने उपन्यास लिखना प्रारंभ कर दिया। नोवेल्स प्रोबेबली सैटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और उपन्यासों ने संभवतः संतुष्ट कर दिया माई टेस्ट, मेरी रुचि को, फॉर नरेशन, की वर्णन और कथा के प्रति मेरी रुचि को नॉवेल्स ने संतुष्ट कर दिया कि मैं वर्णन करने और कथा लिखने का शौकीन था। तो नॉवेल्स ने, उपन्यासों ने मेरी उस रुचि को संतुष्ट कर दिया था। मुकुंद प्रश्न कर रहे हैं फिर उनसे, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, उपन्यास की बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, कि तुम एक बहुत ही लोकप्रिय विद्वान हो, यू बेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस, तुम और ज़्यादा फेमस होते गए। स्पेक्टेकुलरली में शानदार तरीके से, तुम एक फेमस विद्वान तो हो ही, लेकिन तुम और ज़्यादा शानदार तरीके से फेमस होते गए। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, कि जो प्रकाशन किया तुमने उपन्यास का, द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज से तो तुम और भी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर गए। यू हैव रिटन 5 नोवेल्स, तुमने 5 उपन्यास लिखे हैं, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, और बहुत से विद्वतापूर्ण लेख लिखे हैं, ऑफ नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन के जो तुमने लेख लिखे हैं, उन नॉन फिक्शन के लेख के विरुद्ध तुमने 5 उपन्यास भी लिखे हैं, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और नॉन फिक्शन जो तुमने लिखा है, जो विद्वतापूर्ण जो लेख लिखे हैं तुमने, अकाल्पनिक लेख, वो 20 या 20 से ज़्यादा लिखे हैं तुमने वो। तो अम्बर्टो इको कहते हैं ओवर 40, 20 नहीं 40 से ज़्यादा लिखे हैं मैंने नॉन फिक्शन वर्क, 5 नोवेल और नॉन फिक्शन 40 से ज़्यादा लिखा है मैंने। वैसे नॉन फिक्शन और उपन्यास में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों, उपन्यास का भी विषय वस्तु वास्तविक होता है और नॉन फिक्शन का विषय वस्तु भी वास्तविक होता है। मुकुंद कह रहे हैं फिर ओवर 40 से ज़्यादा नॉन फिक्शन लिखे हैं, और वो कह रहा है अमंग दैम, और उन्हीं नॉन फिक्शन में अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क, एक बहुत ही सेमिनल मीन्स इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावपूर्ण एक कार्य, एक लेख लिखा है तुमने, अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स के ऊपर तुमने एक वर्क लिखा है, एक उपन्यास लिखा है। और सेमियोटिक्स का आपको बता ही दिया है पहले ही, स्टडी ऑफ साइंस, संकेतों का अध्ययन करने का उपन्यास लिखा इन्होंने। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से, लेकिन जब अम्बर्टो इको के बारे में दूसरे लोगों से पूछते हैं तो वो दूसरे लोग यही कहेंगे, ओ ही इज़ द नॉवेलिस्ट, कि वो एक उपन्यासकार है। डज दैट बॉदर यू, क्या ये चीज़ तुमको परेशान करती है? क्या तुम दुखी हो जाते हो जब लोग तुमको एक उपन्यासकार के रूप में मानते हैं? अम्बर्टो इको कह रहे हैं यस, हाँ मैं दुखी हो जाता हूँ जब लोग मुझे उपन्यासकार कहते हैं। बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर,
मैं तो अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ, मैं तो कॉलेज का एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, जो खाली दिनों में उपन्यास लिखता है, जो फुर्सत के समय में, रिक्त समय में उपन्यास लिखता है, तो मैं तो अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ। इट इज़ नॉट अ जोक, और ये कोई मजाक की बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ और रिक्त समय में उपन्यास लिखता हूँ। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं तो जो शैक्षणिक सम्मेलन होते हैं, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, विद्वानों के जो सम्मेलन होते हैं, उसमें मैं अपनी सहभागिता देता हूँ। जहाँ स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर्स मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनमें जाता हूँ मैं तो। एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, पेन क्लब्स होता है, पेन क्लब्स इंटरनेशनल क्लब है ये, किनका? राइटर्स का, लेखकों का, लेखक, कवि, उपन्यासकार। तो वो कह रहा है मैं कभी भी सहभागिता नहीं देता उपन्यासकार और लेखक और राइटर्स की मीटिंग में मैंने कभी भी सहभागिता नहीं दी है। मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ जहाँ पे विद्वान लोग होते हैं और जो स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए होते हैं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं अपनी पहचान देता हूँ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी, जो विद्वानों का समुदाय है, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का समुदाय है, उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ करके देखता हूँ। मैं अपने आप को कभी लेखक नहीं मानता। बट ओके, इफ दे मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नोवेल्स, लेकिन ठीक है, अधिकांश लोगों ने मेरे उपन्यासों को पढ़ा है। हैव रीड ओनली द नोवेल्स, उन्होंने उपन्यासों को पढ़ा है। लाफ्स, हंसते हैं, एंड श्रग्स, और अपने कंधे उचकाते हैं कि ठीक है, कि अगर वो मुझे एक नोवेलिस्ट मानते हैं तो मान लें, उन्होंने मेरे नोवेल्स को पढ़ा है, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी उपन्यासकार नहीं मानता। आई नो दैट बाय राइटिंग नोवेल्स, मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिख करके आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, कि मैं एक बहुत बड़े जो श्रोताओं का समूह है वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, मेरे रीडर्स मुझको जानने लगे हैं। I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। I cannot expect, मैंने उम्मीद नहीं की थी to have 1 million readers, कि 10 लाख पाठक हो जाएंगे with stuff on semiotics, कि मैंने जो semiotics पे लिखा, संकेतों के अध्ययन करने पर जो स्टफ, जो मैंने लेख लिखा, उसके 10 लाख पाठक हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी। तो लोग मुझे उपन्यासकार मानते हैं तो माने, लेकिन मैं अपने आप को उपन्यासकार नहीं मानता। मुकुंद पूछते हैं फिर उससे, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तुमने जब सीमियोटिक्स की बात कर ली है तो यहीं से मेरा दूसरा प्रश्न शुरू होता है। ये जो तुमने बात की है, यहीं से मैं नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नोवेल, कि जो तुमने उपन्यास लिखा है नेम ऑफ द रोज, ये बड़ा गंभीर उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न, ये एक जासूसी की कहानी है। एट वन लेवल, कि एक स्तर पर देखें तो ये एक जासूसी की कहानी है। बट इट ऑल्सो डेल्व्स, लेकिन ये गहरी जाती है ये कहानी। डेल्व्स मीन्स गोज डीपर, ये गहरी जाती है तुम्हारी कहानी इनटू मेटाफिजिक्स, कि ये भगवान के अस्तित्व के बारे में बात करती है, सत्य के अस्तित्व के बारे में, ज्ञान के बारे में बात करती है, थियोलॉजी, धर्म के बारे में बात करती है, एंड मेडिवियल हिस्ट्री, और मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बात करती है तुम्हारी जो ये उपन्यास है नेम ऑफ द रोज। येट, फिर भी, इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, कि इसका आनंद लिया गया था तुम्हारे इस उपन्यास का एक विशाल पाठकों के द्वारा। बहुत से पाठकों ने पढ़ा तुम्हारे इस नोवेल को, जो कि मेटाफिजिक्स के बारे में है, भगवान के अस्तित्व के बारे में है, धर्म के बारे में है, मध्ययुगीन इतिहास के बारे में है ये इसकी विषय वस्तु। लेकिन फिर भी इसका आनंद लिया ह्यूज मास ऑडियंस, बहुत अधिक पाठकों ने। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस, क्या तुम इस सारी चीज से परेशान हुए थे? अम्बर्टो इको, नो, मैं तो परेशान नहीं हुआ। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, कि जो पत्रकार होते हैं ना, पत्रकार, जर्नलिस्ट, वो जरूर परेशान होते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी जो प्रकाशक होते हैं किताबों को पब्लिश करने वाले, वो परेशान होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट्स एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश, वो इसलिए क्योंकि पत्रकार और पब्लिशर्स, प्रकाशक, ये विश्वास करते हैं कि लोगों को ट्रैश, कूड़ा करकट चाहिए पढ़ने के लिए, मतलब इधर उधर की कहानियाँ चाहिए। ट्रैश से मतलब यहाँ बेकार की, सब्जेक्ट मैटर।
वो ये समझते हैं पत्रकार लोग और पब्लिशर्स कि लोगों को कूड़ा कचरा चाहिए पढ़ने के लिए, इधर उधर की कहानियाँ चाहिए, एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। और वो ये समझते हैं कि लोग कठिन विषय वस्तु को पढ़ने का मज़ा नहीं लेते, कभी भी अनुभव नहीं लेते कठिन विषय वस्तु को पढ़ने का। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट। समझिए बात को, इस ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। कि जो नेम ऑफ द रोज मैंने उपन्यास लिखा, इसकी 1 से और 1.5 करोड़ प्रतियां बिकी, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियंस 10 into 10, तो 1 से 1.5 करोड़ प्रतियां बिकी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल। इस तरह से मैं एक छोटे से हिस्से पर पहुंचा। परसेंटेज ऑफ रीडर्स, कि छोटे से प्रतिशत, रीडर्स के छोटे से प्रतिशत पर मैं पहुंच पाया कि 6 अरब लोगों में मेरी जो उपन्यास लिखा गया वो 1 से 1.5 करोड़ लोगों के द्वारा पढ़ा गया। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डू नॉट वॉन्ट इजी एक्सपीरियंसेस। लेकिन इतने ही, वास्तव में इतने ही लोग पाठक होते हैं जो आसान विषय वस्तु को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मैंने कठिन विषय वस्तु को लिखा, तो कठिन विषय वस्तु को 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने पढ़ा। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम हमेशा वो कठिन अनुभव को भी नहीं पढ़ना चाहते, कठिन विषय वस्तु को भी नहीं पढ़ना चाहते हमेशा। आई माई सेल्फ, मैं खुद की बात करूं, एट 9 PM आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद 9 बजे, वॉच टेलीविज़न, मैं रात को टीवी देखता हूं, एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। मैं देखना पसंद करता हूँ टीवी पर मियामी वाइस को और इमरजेंसी रूम को। आई एन्जॉय इट, मुझे मज़ा आता है इन दोनों चीज़ों को देखने में, एंड आई नीड इट, और मुझे अच्छा लगता है ये, बट नॉट ऑल डे। लेकिन मैं पूरे दिन नहीं देख सकता इस तरह के प्रोग्राम्स को टीवी पर। तो जो राइटर्स, जो रीडर्स हैं, वो पूरे दिन कठिन विषयों को नहीं पढ़ सकते, कभी कभी ज़रूर पढ़ सकते हैं वो कठिन विषयों को, लेकिन पूरे दिन वो भी कठिन विषयों को नहीं पढ़ सकते। इसीलिए 6 अरब लोगों के बीच में से 1 या 1.5 करोड़ लोगों ने मेरी पुस्तक के बारे में पढ़ा। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोबल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद द पीरियड ऑफ मेडिवियल हिस्ट्री? कुड द ह्यूज सक्सेस, कि जो तुमको अपार सफलता मिली ऑफ द नोबल, तुम्हारे उपन्यास को, हैव एनीथिंग टू डू, क्या उसका कोई लेना देना है विद द फैक्ट, इस बात से, दैट इट डील्ड विद द पीरियड ऑफ मेडिवियल हिस्ट्री, की जो तुम्हारा उपन्यास है वो मध्ययुगीन इतिहास से संबंधित है? क्या इस वजह से तुम्हारे उपन्यास को इतनी बड़ी सफलता मिली? हम्बर्टो इको, दैट इज पॉसिबल। हम्बर्टो इको कहते हैं ये संभव है। अब ये फिनिश होने पर है ये चैप्टर। हम्बर्टो इको कहते हैं कि ये संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं तुमको एक दूसरी कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं प्राय कहानियाँ कहता रहता हूँ चाइना के बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड, मेरे एक अमेरिकन प्रकाशक हैं जो मेरी किताबों को प्रकाशित करते हैं, उन्होंने कहा, वाइल सी लव्ड माई बुक, जबकि उनको मेरी किताब पसंद थी जो मैंने लिखी थी, द नेम ऑफ द रोज, उनको मेरी किताब पसंद थी। सी डिडंट एक्सपेक्ट, उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नो बडी हैज सीन अ कैथीड्रल और स्टडीज लैटिन। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकने की, इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में, वेयर नो बडी हैज सीन कैथीड्रल, जहाँ कोई भी चर्च में नहीं जाता, और स्टडीज़ लैटिन, और जहाँ कोई भी लैटिन लैंग्वेज को नहीं पढ़ता। तो अमेरिका के एक प्रकाशक हैं, महिला प्रकाशक, उन्होंने उम्मीद ही नहीं करी थी कि 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक जाएंगी द नेम ऑफ द रोज की अमेरिका में। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, इसलिए मुझे 3000 प्रतियों का अग्रिम भुगतान कर दिया गया। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US, कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में मेरे जो ये नॉवेल है 20 से 30 लाख लोगों के द्वारा पढ़ा गया। 2 to 3 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 20 से 30 लाख लोगों के द्वारा यूनाइटेड स्टेट में मेरा ये उपन्यास पढ़ा गया। बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन, a lot of books have been written about the medieval past
फार बिफोर माइन की बहुत सी किताबें मध्ययुगीन इतिहास के बारे में लिखी गई हैं। मेरी किताब को लिखने से पहले, जो मैंने द नेम ऑफ रोज लिखा है, इसको लिखने से पहले बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। मैं सोचता हूं कि इस पुस्तक की जो सफलता है वो एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक, मैं सोचता हूं, इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ रोज 10 years अर्लियर, कि यदि मैंने नेम ऑफ रोज को 10 साल पहले लिख दिया होता और 10 years लेटर या 10 साल बाद लिखा होता, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो शायद इसको उतनी लोकप्रियता नहीं मिली होती। वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री, कि जिस समय मैंने लिखा इसको इतनी लोकप्रियता क्यों मिल गई, ये एक रहस्य की बात है। इट इज़ अ मिस्ट्री। तो यहाँ पे आपने मुकुंद पद्मनाभन और अम्बर्टो इको के बीच के साक्षात्कार को सुना। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल लेसन है, बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे अगले वीडियो में।